लगता है यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये 100 से ज्यादा है। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इस सवाल का सही जवाब तो ये है कि मुझे पक्का नहीं पता मेरे कितने बायोलॉजिकल बच्चे हैं, क्योंकि करीब 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास पल आया जब मैंने तय किया कि स्पर्म डोनर बनना एक अच्छा आइडिया है। शुरुआत में मेरे दोस्त ने मुझसे मदद ली, क्योंकि वो अपनी वाइफ़ के साथ बेबी की प्लानिंग कर रहे थे और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिससे वो नेचुरल तरीके से नहीं कर पाए और उसने मुझसे पूछा, हम बस ऐसे ही किसी एनोनिमस जेनेटिक मटेरियल पर रिलाई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता कोई ऐसा हो जिसे हम जानते हों और रिस्पेक्ट करते हों। और मैंने कहा, तुम मज़ाक कर रहे हो ना? ये तो फालतू की बात है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये असल में एक गंभीर मुद्दा है और वो ऐसे अकेले नहीं थे जो ऐसी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। तो आखिरकार मैं और भी करने के लिए तैयार हो गया। मैं ये नहीं कह सकता मुझे उस पर बहुत गर्व है, लेकिन लगता है वो सही फैसला था, ख़ासकर जब मैंने सोचा कि शायद मेरे पास इस धरती पर ज़्यादा समय नहीं बचा है। चीज़ें और भी मुश्किल होती जा रही है। तो अगर मैं बेबीज़ करने में कुछ कपल्स की मदद कर सकता हूँ, तो चलो करते हैं। और फिर हाल ही में जब मैं अपनी विल पर काम कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नेचुरली कंसीव किए हुए बच्चों और सिर्फ़ मेरे बायोलॉजिकल किड्स, जो मैंने कभी देखे नहीं, उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन वो लोग मेरे साथ अपना शेयर्ड डीएनए साबित कर दें, शायद अगले 30 सालों में उन्हें मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी के हिस्से का हकदार होना चाहिए। और किसी वजह से इस बात ने न्यूज़ में खूब हंगामा मचाया। लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत एक्साइटिंग होती है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरे बच्चे हैं। मुझे कई रिक्वेस्ट मिलते हैं जहाँ लोग कहते हैं, हमें अडॉप्ट कर लो। मीम्स तो वाक़ई में कमाल के थे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर कोई करता है। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। अगर कुछ कहूँ तो मेरा मानना है और भी लोगों को स्पर्म डोनेट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे 100 से ज्यादा बच्चे उसी से हैं और तुम्हारे नेचुरली कंसीव्ड बच्चे भी हैं। और ये काफी बोल्ड डिसीजन था। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सबको इक्वली ट्रीट करना। और इसके साथ ही एक और मजेदार बात ये थी कि तुमने कहा वो अपनी जिंदगी के पहले कुछ दशकों में कोई पैसा नहीं कमाते। क्या तुम उस सोच को बता सकते हो? हाँ, मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मोटिवेशन और विल पावर को कमज़ोर कर देती हैं। ये बहुत नुकसानदायक है, खासकर जवान लड़कों के लिए, जो ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ उन्हें अपनी खुद की मेहनत और अचीवमेंट्स पर गर्व होने के बजाय अपने पापा की अचीवमेंट्स या वेल्थ पर गर्व होता है। ये उनके लिए खुद अपनी स्किल्स सीखने और मेहनत करने की मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। पढ़ाई और काम करने का भी मन नहीं रहता। तो मैंने सोचा अगर उनके पास ये पैसे होने वाले हैं, ये वो चीज़ होनी चाहिए, जो उन्हें तभी समझ में आए जब वो ऑलरेडी बड़े हो चुके हों। ये अभी भी रिस्की है, पर यही कारण था कि फिर मैंने सोचा कि इस मैसिव वेल्थ को डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा होगा। जो मैं शायद पीछे छोड़ जाऊँगा, उसे 100 या शायद 100 से ज़्यादा लोगों में बाँट देना ही ज़्यादा समझदारी है, ताकि हर एक वारिस के लिए ये बहुत ज़्यादा ना हो।
पर उसी समय कुछ लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया, हर बच्चे के हिस्से में ये अभी भी कई मिलियन डॉलर हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा काम आएगा। अबंडेंस के टॉपिक पर ऑफलाइन हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल डिस्कशंस किए, जिसमें से एक था माउस पैराडाइस एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो यूनिवर्स 25 के नाम से भी जाना जाता है। ये 1960 के दशक और अर्ली 70s का एक एक्सपेरिमेंट है, जो एथोलॉजिस्ट जॉन बी कैल्हुन ने कंडक्ट किया था, और हम इसके बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। पर ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट था, जहाँ कुछ 100 चूहों को कंपार्टमेंट्स में अनलिमिटेड फूड, वाटर, नेस्टिंग, नो प्रेडेटर्स, स्टेबल टेम्परेचर और फ्रीक्वेंट क्लीनिंग दी गई थी। माइस के लिए ये तो बेसिकली अबंडेंस का मतलब है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि पहले पॉपुलेशन डबल हो गई, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, पर फिर वो स्टेबल हो गई और कुछ नेगेटिव सोशल घटनाएं होने लगीं, जैसे माओ ने अपने बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया या मार दिया, और वायलेंट अटैक्स और हाइपरसेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। कुछ ऐसे ब्यूटीफुल लेकिन आलसी और अच्छे से तैयार चूहों ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया, न बातचीत, न मेल जोल। तो वो सारी सामाजिक बातें जो हम सोचते हैं कि समाज के लिए खराब हैं, वो यहाँ अबंडेंस के कारण दिखने लगी, और अंत में पूरी तरह से गिरावट। रिप्रोडक्शन रेट्स पूरी तरह से गिर गए, सोशल डिस्फंक्शन अगली पीढ़ी में फैल गई, और आखिरकार स्पीसीज विलुप्त हो गई। यह सिर्फ नीचे नहीं गिरा, बल्कि लगातार गिरता गया और गिरते गिरते जीरो तक पहुंच गया, जबकि रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं थी। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि आखिरी चूहा बिना खाने और पानी को छुए ही उनके बीच मर गया। तो मेरा मतलब है कि इसमें गहरी विजडम है अबंडेंस के बारे में। लगता है तुमने इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में मेंशन किया है इस कॉन्वर्सेशन में। लग रहा है जैसे स्केर्सिटी, कंस्ट्रेंट्स और नॉन अबंडेंस इंसानी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो एक थोड़ा सरप्राइजिंग थॉट है। ये बात चूहों और इंसानों दोनों पर सही बैठती है। हम स्केर्सिटी को ओवरकम करने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं। इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खाना या एंटरटेनमेंट देखने को मिला हो जितना आज है। ऐसा लगता है कि आजकल हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन का हम लोग असली मतलब और पर्पस खो देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं, मुझे लगता है कि ये बात तो अंदर से आनी चाहिए। ज़िंदगी में पर्पस और मीनिंग बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। एक तरह से मैं बहुत भाग्यशाली था क्योंकि मैं गरीबी में बड़ा हुआ। मेरी टीनेज में मेरे पास पैसे नहीं थे। कई सालों तक मेरे पास एक ही जैकेट थी, जो मैंने सेकंड हैंड मार्केट प्लेस से ली थी। मेरे पापा को महीनों तक उनकी सैलरी नहीं मिलती थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर थे, और तब रशियन स्टेट लगभग बैंकरप्ट थी। मेरी माँ को हमारा ख़्याल रखने के लिए 2-2 जॉब्स करनी पड़ी। ये आसान नहीं था, लेकिन इसने पर्पस पैदा किया, मीनिंग दिया, और इसने प्रायोरिटीज़ बना दी। इसने हमें ज़रूरी चीज़ों पर फ़ोकस करने और अपने कैरेक्टर और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करने दिया। अगर हमारे पास सब कुछ होता तो कुछ करने की क्या ज़रूरत होती? ये चूहे सोशल डिक्लाइन का शिकार हो गए, जो ठीक नहीं हो सकता, और ये कोई इत्तेफ़ाक या अचानक हुआ हादसा नहीं है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कई बार किए जा चुके हैं। किसी पॉइंट पर सामाजिक असमंजस और सोशल रोल्स का ख़त्म होना एक तरह से कंटेजियस बन जाता है।
और सोसाइटी धीरे-धीरे एक अव्यवस्थित और अराजकता वाले लोगों के ग्रुप में बदल जाती है, जो आगे आने वाली जनरेशन का ख़्याल रखने में या प्रोड्यूस करने में नाकाम होती है और फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। ये कमाल का है क्योंकि हम टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट कर रहे हैं और एआई जो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रस्तुत कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है जिसमें एआई शायद बहुत ही अबंडेंस क्रिएट कर देगा और हम शायद इन चूहों की तरह हो जाएँगे, चाहे वो एआई हो या कोई अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी जो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा देती है। और ये एक अच्छी चीज़ है, दुनिया में दुःख कम करना, लाइफ़ की क्वालिटी को बढ़ाना। लेकिन जब हम उस अबंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो फैब्रिक हमें कनेक्ट करता है, जो हमारी बायोलॉजी में है, एवोल्यूशन से डेवलप्ड, वो हमारे लिए रियल चैलेंज क्रिएट कर सकता है। हमें सेल्फ रिस्ट्रिक्शन और क्रिएटिविटी की फ्रीडम के बीच, केओस और ऑर्डर के बीच सही बैलेंस ढूँढना चाहिए।